नमस्कार फ्रेंड्स, जीके बकेट स्टडी ट्यूब पर आपका स्वागत है। पर्यावरण की श्रृंखला हमारी चल रही है और आज भाग 3 में हम पोल्यूशन के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है और महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ कवर किया जाएगा। आने वाले दिन में जो पर्यावरण की हमारी जितनी भी वीडियो हैं उनको एक साथ कंबाइन करके मास्टर वीडियो बना दिया जाएगा ताकि आप अपनी सुविधानुसार उसे देख लें। इसके अलावा अगले कुछ दिनों में पर्यावरण की ई बुक भी तैयार हो जाएगी, तो वो भी आप चाहें तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में जाकर परचेज कर सकते हैं। इसकी सूचना आपको मिल जाएगी। तो चलिए इसी के साथ हम चलते हैं और स्टार्ट करते हैं हमारा आज का पर्यावरण। हमेशा की तरह परिभाषा से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं प्रदूषण की परिभाषा। सामान्य सी परिभाषा है, प्राकृतिक पर्यावरण में अवांछित एवं अकार्बनिक बाह्य पदार्थों का समावेश जो पर्यावरण के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक अभिलक्षणों में परिवर्तन उत्पन्न करता है, प्रदूषण कहलाता है। तो प्रदूषण की यह सिंपल सी परिभाषा आपको याद रखनी है, यानी कि किसी भी प्रकार का अवांछित या अकार्बनिक पदार्थों का जब हमारे प्राकृतिक पर्यावरण में समावेश होता है, जो पर्यावरण को भौतिक, रासायनिक या जैविक रूप से प्रभावित करता है, तो वह प्रदूषण कहलाता है। प्रदूषण के प्रकार को अगर देखा जाए तो दो प्रकार के प्रदूषण होते हैं। पहला प्राकृतिक प्रदूषण और दूसरा मानव जनित प्रदूषण। तो मानव जनित प्रदूषण में देखा जाए तो खनिज तेल को जलाना, वन को नष्ट करना, सीवेज के जो कार्य होते हैं, जो इंडस्ट्रियल कार्य होते हैं, तो ये सभी बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जिनके द्वारा मानव के द्वारा प्रदूषण होता है। वहीं प्राकृतिक प्रदूषण की बात करें तो प्रकृति में भी बहुत सारी ऐसी क्रियाएं हैं जो प्रदूषण का कारण बनती है, जैसे कि ज्वालामुखी विस्फोट होना, यह भी एक प्रदूषण का कारण है, लेकिन ये प्राकृतिक कारण है। धान की खेती, जानवरों की जुगाली, तो ये सब किस प्रकार का प्रदूषण है? प्राकृतिक प्रदूषण। तो ये भी आपको याद रखना है। यहाँ बताने का उद्देश्य मेरा यह था कि धान की खेती भी प्राकृतिक प्रदूषण की श्रेणी में आता है, जानवरों की जुगाली भी प्राकृतिक प्रदूषण की श्रेणी में आता है। तो इस प्रकार इनके द्वारा मीथेन का निर्माण किया जाता है। आगे बात करते हैं, वे कारक जो ठोस, द्रव एवं गैस सभी रूपों में पाए जाते हैं तथा पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं, क्या कहलाते हैं? तो प्रदूषक। तो आगे हम बात करेंगे प्रदूषक के बारे में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको यह याद रखना है। तो प्रदूषक की परिभाषा आपको याद रखनी है, यानी कि कोई भी कारक जो ठोस, द्रव या गैस रूप में पाया जाता है और पर्यावरण को प्रदूषित करता है। तो प्रदूषक का वर्गीकरण हम सबसे पहले देख लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको समझना है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्राथमिक प्रदूषक के बारे में कि प्राथमिक प्रदूषक किसे कहा जाता है। प्राथमिक प्रदूषक को आपको समझ लेना है, एग्जाम में इनडायरेक्ट इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। तो प्राथमिक प्रदूषक की परिभाषा यह है कि वे प्रदूषक जो प्रकृति में अपनी मूल उत्पत्ति के रूप में ही विद्यमान रहकर हानिकारक प्रभाव डालते हैं, और ये वायु प्रदूषक अपने प्रदूषक स्रोत से सीधे वायु में मिलते हैं। जैसे कि देखा जाए बहुत सारे ऐसे प्राकृतिक प्रदूषक, प्राथमिक प्रदूषक हैं जो कि हमारे जो वातावरण है उनको प्रदूषित करते हैं, जिसमें देखा जाए प्रमुख रूप से तो लेड, सीसा क्या है? जो वाहन चलते हैं, वाहन में जो पेट्रोल होते हैं, तो उनमें प्रदूषक रूप में देखा जाए जो अवशिष्ट पदार्थ है वह लेड निकलता है, और यह डायरेक्ट हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, तो ये सभी प्राथमिक प्रदूषण है। क्यों? क्योंकि ये इनकी जो उत्पत्ति का मूल है वह वहीं से निकलकर हमारे वातावरण को प्रदूषित करते हैं। दूसरी बात करते हैं द्वितीय प्रदूषक के बारे में। तो द्वितीय प्रदूषक ऐसे प्रदूषक हैं जिनकी मूल स्थिति एवं कुछ और होती है। हाँ, हम बात कर रहे थे ऐसे प्रदूषक जिनकी मूल स्थिति कुछ और होती है, किंतु अभिक्रिया एवं परिवर्तन द्वारा उनकी स्थिति बदल जाती है। तो यह आपको कॉन्सेप्ट समझ के रखना है, एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। एक बार इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे कि देखिए, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और वायुमंडलीय आर्द्रता, ये तीनों मिलकर अम्ल वर्षा कराते हैं। यानी कि प्राथमिक प्रदूषक, ये सल्फर डाइऑक्साइड क्या है? प्राथमिक प्रदूषक। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्राथमिक प्रदूषक। तो ये सभी प्रदूषक जो प्राथमिक प्रदूषक है आपस में मिलकर ये क्या बनाते हैं? अम्ल वर्षा। तो अम्ल वर्षा किस प्रकार के प्रदूषक हो गया? द्वितीय प्रदूषक। तो इस प्रकार हमें याद रखना है। एग्जाम में यदि कभी भी आपसे प्रश्न पूछा जाए प्राथमिक प्रदूषक या द्वितीय प्रदूषक, तो इसको आप देख सकते हैं कि उसके स्रोत की उत्पत्ति किस प्रकार से हो रही है। तो आपके लिए यहाँ एक प्रश्न है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन द्वितीय प्रदूषक नहीं है। तो कमेंट सेक्शन में आप बताइए।
तो दिए गए ऑप्शन है सल्फर ट्राइऑक्साइड, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन पराऑक्साइड, उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। आगे चलते हैं हमारा अगला क्वेश्चन की ओर। सामान्यतः किस प्रकार के प्रदूषक को अधिक विनाशकारी माना जाता है? तो प्राथमिक या द्वितीयक, कौन सा प्रदूषक है जो सबसे ज्यादा विनाशकारी माना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, द्वितीयक प्रदूषक। नेक्स्ट है, द्वितीयक प्रदूषक में परिवर्तन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो प्राथमिक प्रदूषक जब द्वितीय प्रदूषक में बदलता है तो वह जो प्रक्रिया है क्या कहलाती है? इसको सिनरिज्म कहा जाता है। नेक्स्ट है, अधूरे प्रज्वलन के कारण मोटर कार, सिगरेट आदि से निकलने वाली गैस कौन सी है? तो जब आधा अधूरा प्रज्वलन होता है, यानी कि पूरी अच्छी तरह से नहीं जल पाता है, ऑक्सीजन की आपूर्ति जब अच्छी नहीं होती है तो जो ईंधन होता है वह अच्छी तरह से नहीं जल पाता है, तो इस कारण से कौन सी गैस निकलती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं, कौन सा वायु प्रदूषक रक्त धारा को दुष्प्रभावित कर मृत्यु का कारण बनता है? उत्तर देख लेते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुल वायु प्रदूषक में सबसे ज्यादा योगदान किस गैस का है? तो जितने भी वायु प्रदूषक जो तत्व हैं तो उनमें सबसे ज्यादा योगदान है कार्बन मोनोऑक्साइड का। तो कार्बन मोनोऑक्साइड को आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, वह वायु प्रदूषक जो ऑक्सीजन की अपेक्षा शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है, जिससे सांस लेने में कठिनाई होती है और घुटन का आभास होता है, तो इसे दम घोटू गैस भी कहा जाता है, और यह गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसको आपको थोड़ा सा समझ लेना है। तो हमारे शरीर में जो हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है, हीमोग्लोबिन का प्रमुख कार्य क्या होता है कि वह ऑक्सीजन का वहन करता है और हमारी कोशिकाओं को पहुंचाता है, ठीक है। लेकिन जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है वह हीमोग्लोबिन के साथ बहुत ही शीघ्रता के साथ, आसानी के साथ मिल जाता है। तो देखिए, समझते हैं, जैसे ये हमारा हीमोग्लोबिन है, ठीक है, और ये ऑक्सीजन है और ये कार्बन मोनोऑक्साइड मान लेते हैं, ठीक है। तो जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन यह ऑक्सीजन की अपेक्षा कार्बन मोनोऑक्साइड है, वह इसके साथ बहुत ही शीघ्रता से यह घुल जाता है। और इस प्रकार होता क्या है कि जो हीमोग्लोबिन जिसको ऑक्सीजन लेके वहन जाना चाहिए था हमारी कोशिकाओं में, वह अब कार्बन मोनोऑक्साइड लेकर जाता है। तो इस प्रकार क्या होता है कि इस प्रकार जब ऑक्सीजन हमारी कोशिकाओं को नहीं पहुंचती है, हमारे शरीर में ऑक्सीजन पर्याप्त नहीं पहुंचता है, तो निश्चित रूप से उसमें क्या होता है, हमारे शरीर को घुटन का आभास होता है। तो इस प्रकार हम ये याद रखना है कि हीमोग्लोबिन जब कार्बन मोनोऑक्साइड का अधिक हो जाता है तो हमें सांस लेने में कठिनाई होती है और घुटन का आभास होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हरितगृह प्रभाव में सबसे ज्यादा योगदान किस गैस का होता है? तो हरितगृह प्रभाव में सबसे ज्यादा योगदान देने वाला है कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंजीन प्रदूषक से कौन सी बीमारी होने का खतरा होता है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बेंजीन जो प्रदूषक है उससे रक्त कैंसर का खतरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रदूषक के कारण बच्चों की शारीरिक संरचना में विकृति आ जाती है? तो यह क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि वह कौन सा प्रदूषक है जो बच्चों की शारीरिक संरचना में विकृति लाता है। इसका सही उत्तर है हाइड्रोजन फ्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षारीयता के आधार पर प्रदूषक कितने प्रकार के होते हैं? तो हमने देखा प्रदूषक दो प्रकार के थे, तो यहां पर हम क्षारीयता के आधार पर देखेंगे कि प्रदूषक कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला है क्षारीय अथवा अस्थायी प्रदूषक, यानी कि नॉन परसिस्टेंट पॉल्यूटेंट्स। तो बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जो कि प्रदूषक है लेकिन वह वातावरण में एडजस्ट हो जाते हैं, वो डिग्रेडेबल हो जाते हैं, यानी कि वो क्षरण हो जाते हैं। तो जैसे बहुत सारे कृषि अपशिष्ट पदार्थ हैं जो घरेलू जलमल है, तो ये सब जो प्रदूषक पदार्थ हैं यह वातावरण में घुल मिल जाते हैं, मतलब कि इन पे वातावरण का कोई विशेष प्रभाव नकारात्मक रूप से नहीं पड़ता है। और विभिन्न प्रकार की जो प्रक्रियाएं होते हैं, जैसे कि ताप हो गया, दाब हो गया, वर्षा, सूक्ष्म जीव, तो इनके कारण ये सभी नष्ट हो जाते हैं। यानी कहने का मतलब कि ये प्राकृतिक रूप से तीव्र गति से विघटित हो जाते हैं। जैसे फेंकते हैं हम सब्जी, बहुत सारी फेंक देते हैं, कई बार सड़े गले सब्जी, घर से निकलने वाला गंदा पानी, तो ये सब क्या है, ये अस्थायी प्रदूषक में आते हैं। आगे बात करते हैं, आगे है मंद गति क्षारीय अथवा अस्थायी प्रदूषक। तो बहुत सारे ऐसे प्रदूषक हैं जो बहुत ही धीरे
धीमी गति से क्षरणीय होते हैं या उन्हें हम अस्थायी प्रदूषक की संज्ञा भी दे सकते हैं, जैसे कि प्लास्टिक और कीटनाशक। ऐसे प्रदूषक जिनका विघटन प्राकृतिक तरीकों या जैविक प्रक्रियाओं द्वारा संभव नहीं हो पाता है, तो उन प्रदूषकों को इस श्रेणी में रखा जाता है। तो इनका क्षरण जो होता है बहुत ही मंद गति से होता है और यह अपने मूल स्वरूप में काफी लंबे समय तक पर्यावरण में विद्यमान रहते हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं प्लास्टिक। तो प्लास्टिक क्या है, मंद गति क्षरणीय है और हम पर्यावरण में जब प्लास्टिक को फेंक देते हैं तो यह बहुत ही मंद गति से क्षरित होता है और देखा जाए तो यह बहुत लंबे समय तक पर्यावरण में रहता है। तीसरी बात करते हैं अक्षरणीय प्रदूषक के बारे में। तो इसमें आता है नाभिकीय अपशिष्ट, पारा और सीसा जैसे बहुत ही हानिकारक तत्व। तो यह जो प्रदूषक है बहुत ही खतरनाक होते हैं और बहुत ही घातक किस्म के प्रदूषक है अक्षरणीय प्रदूषक, जिसको नॉन डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स भी बोल सकते हैं, जो यदि एक बार हमारे पर्यावरण में घर कर जाए तो पर्यावरण को इनसे मुक्त करा पाना बहुत ही मुश्किल है। तो आपने मिनीमाता रोग का नाम सुना होगा, जापान का एक शहर था और वहाँ पर देखा जाए तो मिनीमाता पारा के कारण, पारा प्रदूषक के कारण होने वाली बीमारी थी। पारा वहाँ की खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर चुकी थी और इसी कारण से वहाँ पर मिनीमाता व्याधि हुई थी। तो अक्षरणीय प्रदूषक ऐसे हैं जिनका जमाव निरंतर घनीभूत होता रहता है। तो ऐसे प्रदूषक प्राकृतिक क्रियाओं से विघटित नहीं होते और दशकों तक पर्यावरण में विद्यमान रहते हैं और इनका घातक प्रभाव रहता है और इस श्रेणी में नाभिकीय अपशिष्ट, पारा, सीसा जैसे तत्व आते हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण क्या कहलाता है? तो एंथ्रोपोजेनिक कहा जाता है मानव जनित जो पर्यावरण प्रदूषण है। आगे आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं भोपाल गैस त्रासदी की घटना कब हुई? बहुत इंपॉर्टेंट है भोपाल गैस त्रासदी। यह हुई थी 3 दिसंबर 1984 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोपाल की यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से किस गैस का रिसाव हुआ था? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह है मिक गैस यानी कि मिथाइल आइसोसाइनेट। और अभी कुछ दिन पहले न्यूज में आया भी था, एक गैस लीक की घटना हुई विशाखापट्टनम में। तो हमारी जो पर्यावरण के लास्ट में करंट की जो सीरीज रहेगी पर्यावरण करंट, तो उसको भी यहाँ पर शामिल किया जाएगा। तो उसमें करंट से संबंधित जो पर्यावरण के प्रश्न है उसको देखा जाएगा। तो न्यूज़ में आपने सुना ही होगा कि केमिकल प्लांट में गैस लीक अभी विशाखापट्टनम में हाल में हुआ है। तो इस प्रकार की घटनाओं को भी आपको याद रखना है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरित रसायन विज्ञान के जनक किसे माना जाता है? तो ये है पॉल एनास्टास, डॉक्टर पॉल एनास्टास। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश रसायनी धूम कोहरे के निर्माण के समय क्या उत्पन्न होता है? तो प्रकाश रसायनी जो धूम कोहरा होता है उसका जब निर्माण होता है तो उस समय नाइट्रोजन ऑक्साइड की उत्पत्ति होती है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा किससे बनता है? तो यह बनता है सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ओजोन तथा पेरोक्सीएसिटिल नाइट्रेट द्वारा। तो यह आपको याद रखना है, एग्जाम में ऑप्शन में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस प्रदूषक द्वारा पौधे के क्लोरोप्लास्ट को नुकसान पहुंचता है जिससे प्रकाश संश्लेषण की क्षमता एवं पौधों का विकास कम हो पाता है? तो वह प्रदूषक है पेरोक्सीएटिल नाइट्रेट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके कारण होता क्या है कि जो पौधे का क्लोरोप्लास्ट है उसको नष्ट कर देता है, उसको नुकसान पहुंचाता है। और जब क्लोरोप्लास्ट जो पौधे का नष्ट हो जाएगा तो निश्चित रूप से जो प्रकाश संश्लेषण की क्षमता है वह उसकी प्रभावित हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी की उत्पत्ति के समय कौन सा गैस वायुमंडल में उपस्थित नहीं था? तो जब पृथ्वी का निर्माण हो रहा था वायुमंडल में उस समय ऑक्सीजन गैस नहीं थी। तो यह भी हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षोभ मंडल यानी कि जिसे परिवर्तन मंडल भी कहा जाता है उसकी ऊंचाई ध्रुवों पर कितनी होती है? तो निश्चित रूप से आपको पता होगा और यह है 8 किलोमीटर और विषुवत रेखा पर इसकी ऊंचाई होती है 12 किलोमीटर। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो ओजोन परत है वह समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण मंडल कौन सा है? वायु प्रदूषण की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण मंडल कौन सा है? तो यह है क्षोभ मंडल, क्योंकि जितनी भी प्रदूषक तत्व हैं, जितनी भी क्रियाएं हैं वह
क्षोभ मंडल में ही होती है। आगे चलते हैं। वायु में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार कितना होता है? तो इनका आकार होता है 5 माइक्रोन से कम। वायु प्रदूषण को मापने हेतु प्रयुक्त इकाई ppm का अर्थ क्या होता है? तो आपने शब्द सुना होगा ppm। तो ppm का अर्थ होता है पार्ट्स पर मिलियन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक होता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन, ये सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताप विद्युत संयंत्र में कोयला दहन से क्या उत्सर्जित होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड। तो यह आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा गया है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन की सीमित आपूर्ति में कार्बन के ऑक्सीकरण से कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होता है। तो यह कहाँ होता है? वात्य भट्टी में, ब्लास्ट फुरेंस में। आगे चलते हैं। कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों से विद्युत उत्पादन के फलस्वरूप प्राप्त उप उत्पाद कौन सा है जिसमें सीसा, आर्सेनिक, कॉपर जैसी जहरीली धातुओं के कण होते हैं और वह वायु के साथ दूर दूर तक यात्रा करता है? तो इसे कहते हैं फ्लाई ऐश। तो ताप विद्युत गृह में आपने देखा होगा कि जो फ्लाई ऐश वहाँ से निकलता है उसमें बहुत सारे हानिकारक तत्व होते हैं और यह हवा के साथ दूर दूर तक वातावरण में फैलकर प्रदूषण फैलाते हैं। तो ये हमें याद रखना है। आगे चलते हैं। कौन सा पौधा वायु प्रदूषक का अच्छा संकेतक माना जाता है? तो यह है लाइकेन। लाइकेन का निर्माण किससे होता है? शैवाल तथा कवक के द्वारा लाइकेन का निर्माण होता है। दोनों प्रश्नों को आपको याद रखना है, दोनों महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। नेक्स्ट है, कारखानों की चिमनियों से उत्सर्जित धुएं तथा कालिख के साथ मिश्रित कणकीय पदार्थों को अलग करने के लिए किस विशेष फिल्टर का उपयोग होता है? तो बैक फिल्टर लगाया जाता है कारखानों में, चिमनी में, ताकि वहां पर उत्सर्जित जो धुआं है और जो कालिख के साथ जो मिश्रित कणकीय पदार्थ है उनको फिल्टर किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्फर डाइऑक्साइड के प्रभाव से किस बीमारी का खतरा बढ़ जाता है? ब्रोंकाइटिस बीमारी का खतरा बढ़ जाता है सल्फर डाइऑक्साइड के प्रभाव से। अगला प्रश्न, विभिन्न तत्व और उससे उत्पन्न बीमारियों को देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सिलिकन। तो सिलिकन से कौन सी बीमारी होती है? सिलिकोसिस बीमारी होती है। तो ये सिलिकन का जो धूल होता है, डस्ट होता है, उससे सिलिकोसिस नामक बीमारी होती है। एस्बेस्टस तंतु की बात करें तो एस्बेस्टोसिस नामक बीमारी होती है एस्बेस्टस से। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एस्बेस्टस का बहुत सारे कार्यों में प्रयुक्त होता है। तो आप देख रहे हैं कि जो चादर है जो छत की, ये एस्बेस्टस की है। तो इस प्रकार एस्बेस्टस को हमें याद रखना है, यह प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोयला के कणों से एंथ्रोकोसिस नामक बीमारी हो जाती है। नेक्स्ट है सन या कपास तंतु। तो कपास के जो तंतु है, जो सन है, जिसको जूट बोलते हैं, बाइसिनोसिस नामक इससे बीमारी उत्पन्न होने का खतरा होता है। और टेल्कम पाउडर से टेल्कोसिस। तो ये सारी बीमारियां हैं जो इन तंतुओं से, इन कणों से हमारे शरीर में होती हैं। आगे चलते हैं। ग्रीन मफलर का संबंध किससे है? तो ध्वनि प्रदूषण से। ग्रीन मफलर ध्वनि प्रदूषण। विशालकाय हरे पौधे अधिक ध्वनि प्रदूषण वाले क्षेत्र में क्यों लगाए जाते हैं? तो जहां बहुत ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण है, यदि वहां पौधे लगा दिए जाते हैं तो जो ध्वनि तरंग होते हैं, जो प्रदूषक का काम करते हैं, तो उनको अवशोषित करने की क्षमता होती है विशालकाय हरे पौधे में। तो इसलिए इन्हें अधिक ध्वनि प्रदूषण वाले क्षेत्र में लगाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ध्वनि प्रदूषण की अधिकतम सीमा कितनी निर्धारित की है? तो 45 डेसिबल WHO के अनुसार निर्धारित की गई है। समान रूप से कितने डेसिबल के ऊपर की ध्वनि को शोर कहा जाता है? तो शोर 80 डेसिबल के ऊपर की जो ध्वनि होती है उसे शोर कहा जाता है। हालांकि शोर की परिभाषा देखा जाए तो यह भी हो सकती है कि वैसी ध्वनि जो हमारे मन को प्रिय न लगे, उसे भी हम शोर कह सकते हैं। लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ये जो 80 डेसिबल से ऊपर की जो ध्वनि है उसे शोर कहा जाता है। आगे बात करते हैं, किस उद्योग के मलबे से सबसे ज़्यादा रासायनिक प्रदूषण होता है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है और यह है चमड़ा उद्योग। तो अभी कुछ दिनों से देखा जाए तो लॉकडाउन है और लॉकडाउन होने के कारण विभिन्न जो उद्योग धंधे हैं वह बंद हैं और गंगा देखा जाए तो अभी बहुत ही स्वच्छ और साफ
बह रही है, निर्मल बह रही है। तो इसका एक प्रमुख कारण यही है कि गंगा के किनारे बहुत सारे जो उद्योग हैं वो उद्योग धंधे अभी बंद है। और कानपुर वगैरह के जो क्षेत्र देखा जाए तो यहाँ चमड़े उद्योग बहुत भारी मात्रा में है और गंगा को प्रदूषित करने में इन उद्योगों का बहुत बड़ा योगदान है। तो अभी इसी कारण से देखा जाए तो गंगा जो है अभी बहुत ही अच्छे से स्वच्छ रूप से बह रही है। तो इसका एक कारण क्या है कि बहुत सारे उद्योग धंधे बंद है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो हमने यहाँ प्रश्न देखा कि किस उद्योग के मलबे से सबसे ज़्यादा रासायनिक प्रदूषण होता है, तो यह उद्योग है चमड़ा उद्योग। बहुत सारा केमिकल प्रदूषण करता है चमड़ा उद्योग। आगे बात करते हैं सामान्य वर्षा की प्रकृति किस प्रकार की होती है। तो सामान्य वर्षा जो होता है उसका जो पीएच लेवल होता है 7 से कम होता है और जब 7 से कम पीएच लेवल होगा तो वह अम्लीय होगा। तो ये सामान्य वर्षा की बात हो रही है, ठीक है। तो नॉर्मल जो बारिश होती है उसकी पीएच मान 7 से कम ही होता है। अम्ल वर्षा सामान्यतः किस वर्षा को कहा जाता है, तो कौन सी वर्षा अम्ल वर्षा कहलाती है, तो जब ऐसी वर्षा जिसका पीएच मान 5 से कम हो तो इसको अम्ल वर्षा कहा जाता है। इसको अम्लीय अवसाद की संज्ञा भी दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अम्लीय वर्षा, अम्लीय कोहरे और अम्लीय धुंध को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है, तो यह कहलाता है अम्ल निक्षेप। नेक्स्ट क्वेश्चन अम्ल वर्षा हेतु कौन सी गैस उत्तरदायी मानी जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड यह अम्ल वर्षा हेतु उत्तरदायी मानी जाती है। अगला प्रश्न है अम्ल वर्षा में उपस्थित वह प्रदूषक जो वर्षा एवं जल एवं हिम को प्रदूषित करता है, तो वर्षा जल को प्रदूषित करने वाला है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। आगे बात करते हैं अगला प्रश्न हेलसिंकी प्रोटोकॉल। तो हेलसिंकी प्रोटोकॉल का संबंध किसके संरक्षण से है, किससे है, तो यह है सल्फर के उत्सर्जन में कमी का प्रयास से संबंधित, यानी कि यह पर्यावरण से संबंधित हेलसिंकी प्रोटोकॉल है और इसका प्रमुख उद्देश्य यह था कि सल्फर का जो उत्सर्जन होता है उसमें कमी लाया जाए। नेक्स्ट किस गैस को पत्थर पर प्रवाहित करने से पत्थर छत विछत हो जाता है जिसके कारण उसे क्रैकिंग गैस भी कहा जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड को क्रैकिंग गैस की संज्ञा दी जाती है। एस्बेस्टस मानव शरीर में किस अंग से संबंधित बीमारी के खतरे को बढ़ाता है, तो एस्बेस्टस को हमने देखा, उनकी चादरों को देखा, तो जिसका दैनिक कार्य में बहुत सारे उपयोग होते हैं, तो यह है लंग्स कैंसर को बढ़ाता है एस्बेस्टस। रेडियो एक्टिव अक्रिय गैस रेडॉन से कौन सी बीमारी हो सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह होता है फेफड़ा या रक्त का कैंसर भी हो सकता है, तो ये रेडियो एक्टिव अक्रिय गैस रेडॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन 1956 में जापान के किस शहर में पारे प्रदूषण के कारण हजारों व्यक्ति मृत्यु का शिकार हुए, तो आपको पता होगा जो मिनी माता व्याधि थी मिनी माता में, तो इसके कारण जो प्रदूषण हुआ था तो हजारों लोग वहां पर मृत्यु के शिकार हुए थे। अगला क्वेश्चन है अत्यधिक पोषक तत्वों की उपस्थिति में शैवाल का विकास तेजी से होता है, तो यह क्या कहलाता है, इसको कहते हैं शैवाल ब्लूम। अपमार्जक में किसकी अधिकता पाई जाती है, तो बहुत सारे अपमार्जक हैं जो हम यूज करते हैं, जैसे कि डिटर्जेंट वगैरह जो है उसमें बहुत सारे हानिकारक तत्व भी होते हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है फॉस्फेट की मात्रा होती है अपमार्जक में। स्वचालित वाहन में एंटी नॉकिंग एजेंट के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, यह भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है लेड या सीसा। तो सीसा का प्रयोग जो होता है वह एंटी नॉकिंग एजेंट के रूप में होता है फ्यूल में। किस प्रदूषक को मुख्य रूप से बच्चों के बौद्धिक विकास में बाधक माना जाता है, तो यह है शीशा। घरों में रंगाई पुताई में प्रयुक्त होने वाले पेंट में किस प्रदूषक तत्व की अधिक मात्रा मानव तंत्रिका तंत्र को प्रभावित कर सकती है। जो हम लोग पेंट यूज करते हैं घरों में उसमें शीशा की मात्रा भी होती है और ज़रूरत से ज़्यादा जब शीशा हो जाता है प्रदूषक जब वातावरण में, तो यह हमारे तंत्रिका तंत्र को भी प्रभावित कर सकता है। और जैसा कि हमने पोल्यूटेंट वाले स्लाइड में देखा कि शीशा ऐसा पोल्यूटेंट है जो हमारे वातावरण में प्रवेश कर जाता है तो वह वातावरण से उसको निकालना बहुत ही मुश्किल होता है और लंबे समय तक हमारे वातावरण में रहता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे पेंट से बचें। आगे है सिंदूर में कौन सा प्रदूषक तत्व उपस्थित होता है, तो सिंदूर में पाया जाता है शीशे का ऑक्साइड, जबकि कुमकुम में देखा जाए तो कुमकुम में प्रदूषक तत्व होता है पारे का सल्फाइड। तो ये दोनों भी आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं भूमिगत जल को प्रदूषण करने वाला प्रमुख अजैविक प्रदूषक कौन सा है, तो यह है आर्सेनिक। बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्सेनिक भूमिगत जल को प्रदूषित कर देता है। आर्सेनिक के कारण कौन सी बीमारी होती है, ब्लैक फुट नामक बीमारी होती है आर्सेनिक के कारण।
अगला क्वेश्चन, भारत के किस क्षेत्र में आर्सेनिक जल प्रदूषण ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है? तो भारत का जो गंगा ब्रह्मपुत्र मैदानी इलाका क्षेत्र है, यहाँ पर जो जल है उसमें आर्सेनिक की प्रदूषण सबसे ज़्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट है, कौन सा पौधा आर्सेनिक का अवशोषक माना जाता है? तो धान का पौधा। अगला प्रश्न है, पेयजल में कैडमियम की अधिकता से कौन सा रोग हो जाता है? तो यह रोग है इटाई। तो कैडमियम की अधिकता हो जाती है पेयजल में, तो इटाई नामक रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी कि बीओडी, जैविक ऑक्सीजन आवश्यकता जिसे कह सकते हैं, से किस प्रकार के प्रदूषण का पता चलता है? तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड दोनों ही आपको देखने को मिलेंगे, तो इससे जल प्रदूषण का हमें पता लगता है। आगे देखते हैं बीओडी क्या होता है। तो जैविक पदार्थ की एक निश्चित मात्रा के विघटन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन को जैविक ऑक्सीजन मांग कहा जाता है। तो जल में जो ऑक्सीजन की मांग होती है उसी से इस प्रदूषक का पता चलता है। देखिए समझ लेते हैं, मान लेते हैं पानी है, ठीक है, जल में। तो जल में क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं। तो बैक्टीरिया क्या करते हैं कि जो जल में प्रदूषक तत्व आते हैं, इन प्रदूषक तत्वों को यह तोड़ते हैं, विघटित करते हैं। तो इस विघटित करने की प्रक्रिया में क्या है कि यह जो जल में उपस्थित जो ऑक्सीजन होता है उसको भी यह अवशोषण करते हैं। तो इस प्रकार होता क्या है कि जो जल में जो ऑक्सीजन उपस्थित है, ठीक है, वो सारा ऑक्सीजन जो है, ये जो बैक्टीरिया है जो अपघटनीय जो कारक है, ये सारे ऑक्सीजन को जल के ऑक्सीजन को ले लेते हैं। और इसी क्रम में ऑक्सीजन जब सारा जल का खत्म हो जाता है, कम होने लगता है, तो इसी से हमें पता चलता है कि इस जल में प्रदूषक तत्व बहुत है। तो इसको हम सामान्य सा ऐसे समझ लेते हैं कि वैसे अपघटीय पदार्थ या बैक्टीरिया मान लेते हैं, जब किसी प्रदूषक तत्व को अपघटित करते हैं तो उस क्रम में यह जल में उपस्थित जितने भी ऑक्सीजन है उसको अवशोषण करने लगते हैं। तो इससे क्या होता है कि जल में जो ऑक्सीजन की मात्रा है वह कम हो जाती है, और जब जल में ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी तो निश्चित रूप से जो जलीय पदार्थ होंगे, जो मछली वगैरह होंगे, उनको ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। तो इससे हमें पता चल जाता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड से जल में प्रदूषण की मात्रा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन मैं यहाँ पर प्रदूषण से संबंधित सारे प्रश्नों को कवर करने का प्रयास किया गया है। तो एक बार आप वीडियो देख लेते हैं तो कोई भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर प्रदूषण से संबंधित सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर कर लिया गया है। आगे बात करते हैं, किसी जल क्षेत्र में बीओडी की अधिकता किस बात का संकेत देती है? तो बढ़ते प्रदूषण का संकेत देती है। तो हमने देखा, अभी तुरंत ही देखा कि बीओडी यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है वह बढ़ते प्रदूषण का संकेत देता है। आगे बात करते हैं, नदी के जल प्रदूषण के निर्धारण हेतु किस गैस की घुली हुई मात्रा मापी जाती है? तो यह ऑक्सीजन। तो किसी भी नदी में यदि ऑक्सीजन की कमी है तो निश्चित ही रूप में हम कह सकते हैं कि इस नदी में प्रदूषण बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उस नदी में जो बैक्टीरिया उपस्थित है वह बैक्टीरिया उस प्रदूषक तत्व को नष्ट करने के क्रम में सारा नदी का ऑक्सीजन जो है वह यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इससे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। आगे बात करते हैं, किस नदी को जैविक मरुस्थल भी कहा जाता है? तो जैविक मरुस्थल कहा जाता है दामोदर नदी को। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं, भारत के कुछ भागों में मुख्य जल प्रदूषक के रूप में पाए जाते हैं। तो क्या है? आर्सेनिक, फ्लोराइड तथा यूरेनियम, ये सब मुख्य जल प्रदूषक के रूप में पाए जाते हैं भारत के कुछ भागों में। किसी गैस के लिए समुद्र एक भंडार गृह के रूप में कार्य करता है? तो वह कौन सा गैस है जिसके लिए देखा जाए तो भंडार गृह यानी कि स्टोर हाउस के रूप में काम करता है समुद्र? तो वह गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। आगे बात करते हैं, विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है। तो 22 मार्च को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट, किस पूर्व पर्यावरणविद तथा तरुण भारत संघ नामक गैर सरकारी संगठन के चेयरमैन को जल पुरुष के नाम से जाना जाता है? तो भारत का जल पुरुष जाना जाता है राजेंद्र सिंह को। इन्हें जल पुरुष की संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसमें हम क्लोरीन का प्रयोग करते हैं पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा नदी डॉल्फिन संरक्षण कार्यक्रम कब आरंभ किया गया? 1997 में आरंभ किया गया था गंगा नदी डॉल्फिन संरक्षण कार्यक्रम। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव यानी कि नेशनल एक्वेटिक एनिमल किसे घोषित किया गया है? तो डॉल्फिन को घोषित किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IUCN ने गंगा नदी के किस जीव को रेड लिस्ट सूची में संकटग्रस्त यानी इंडेंजर्ड वर्ग में रखा है? तो यह है गंगा डॉल्फिन। अगला क्वेश्चन है, जल शुद्धिकरण प्रणालियों में पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट यानी कि अल्ट्रावायलेट जो विकिरण होता है वह किस प्रकार जल को शुद्ध करता है? तो अल्ट्रावायलेट विकिरण, पराबैंगनी जो किरण होते हैं वह जल में उपस्थित हानिकारक सूक्ष्म जीवों को नष्ट करता है। आगे बात करते हैं, जल को जीवाणु मुक्त करने हेतु किसका प्रयोग होता है? तो बैक्टीरिया मुक्त करने हेतु ओजोन, क्लोरीन डाइऑक्साइड, कैलोरीमीन ये सब का प्रयोग होता है यदि जल को जीवाणु मुक्त करना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनाजों और तिलहन के अनुपयुक्त रख रखाव और भंडारण के परिणाम स्वरूप उत्पादित कैंसर जनित पदार्थ एफ्लाटॉक्सिन का उत्पादन किसके द्वारा होता है? तो यह होता है फफूंद के द्वारा, और फफूंद का नाम है एस्परजिलस फ्लेवस। यानी कि यदि हम अनाजों का भंडारण करते हैं गोदामों में, और गोदामों में उसको अच्छे तरीके से भंडारण नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से वहाँ फफूंद लगेंगे, और उस फफूंद के कारण एस्परजिलस फ्लेव्स नामक जो पदार्थ है वह उत्पन्न होता है। एस्परजिलस फ्लेव्स नामक फफूंदी द्वारा जो पदार्थ उत्पन्न होता है एफ्लाटॉक्सिन, यह कैंसर जनित पदार्थ होता है। आगे बात करते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ की किस विशेष एजेंसी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय नौवहन के सुरक्षा संबंधी सुधार उपाय करने और जल पोतों से होने वाले समुद्री प्रदूषण की रोकथाम की जिम्मेवारी है? तो यह है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, और इसी पे यह जिम्मेवारी है कि जो समुद्री प्रदूषण है उसके संबंध में रोकथाम करने हेतु तो उपाय किए जाए। आगे बात करते हैं, समुद्री जल के लिए सबसे घातक प्रदूषक क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और यह है तैलीय प्रदूषण। किसी जीव के माध्यम से पर्यावरण से विषैले पदार्थ का निष्कासन क्या कहलाता है? यह क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि पर्यावरण में जो विषैले तत्व उपस्थित है उसको किसी जीव के माध्यम से ही साफ सफाई वहां पर करवाया जाए, जैसे कि बैक्टीरिया से, तो यह कहलाता है जैव उपचारण यानी कि बायो रेमिडेशन। वैसे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं क्या कहलाते हैं? तो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित यानी कि जैसे कृषि उत्पाद, जैसे जो सब्जी है, फल है, कृषि उत्पाद है, ये क्या है? जैविक प्रक्रिया द्वारा अपघटित हो जाते हैं वातावरण में, तो ऐसे पदार्थ को जैव निम्नकरीय पदार्थ कहलाते हैं। आगे बात करते हैं, तैलीय पंख मतलब कीचड़, मतलब तेल का जो कीचड़ होता है, जो बिखरा हुआ तेल होता है, तो इसके उपचार हेतु पारिस्थितिकी के अनुकूल विकसित प्रौद्योगिकी का नाम क्या है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा समुद्री क्षेत्रों में जहाँ पर तेल के टैंकर वगैरह का आना जाना रहता है तो कई बार वहाँ पे तेल बिखर जाता है, तो उस स्थिति में वहाँ बहुत सारा प्रदूषित तेल जो है फैल जाता है। तो इस तैलीय क्षेत्र को साफ करने की जो तकनीक है उसका नाम है आयल जैपर। तो फोटो में आप देख सकते हैं कि ये समुद्री क्षेत्र में किस प्रकार से तेल यहाँ पर बिखरा हुआ है, तो आयल जैपर तकनीक के माध्यम से इसे साफ की जाती है। आगे बात करते हैं, आयल जैपर होता क्या है? तो आयल जैपर को 5 बैक्टीरिया से मिलाकर विकसित किया गया है। तो बैक्टीरिया से मिलाकर आयल जैपर को बनाया जाता है, और इसमें उपस्थित जो बैक्टीरिया होता है वह तेल में मौजूद हाइड्रोकार्बन यौगिक को अपना भोजन बनाते हैं। तो हम जानते हैं कि जो तेल होता है वह मुख्य रूप से क्या होता है? हाइड्रोकार्बन यौगिक होता है। तो जो हाइड्रोकार्बन यौगिक होता है इसी को बैक्टीरिया अपना भोजन बनाता है। तो जब बैक्टीरिया हाइड्रोकार्बन को खा जाएगा तो खाने के बाद उसके बाद जो हानि रहित CO2 और जल में परिवर्तित कर देता है। तो इस प्रकार देखा जाए तो आयल जैपर के माध्यम से पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाया जाता है और स्वच्छ किया जाता है। रेगिस्तानी पौधों की पत्तियां जल हानि रोकने के लिए प्रायः किस रूप में बदल जाती हैं? तो रेगिस्तान में जल का वाष्पोत्सर्जन कम से कम हो तो उसके लिए जो पत्ती होती है वह पत्ती कांटों के रूप में बदल जाती है। तो रेगिस्तानी पौधों में आप देखेंगे कि पत्ती के बजाय अधिकांशतः कांटे ही पाए जाते हैं। आगे बात करते हैं, 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम में किसका प्रयोग किया गया था? तो यूरेनियम 235 का प्रयोग हुआ था। 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम में किसका प्रयोग हुआ था? तो इसमें प्लूटोनियम 239 का प्रयोग हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1986 में घटित
रूस की चेरनोबिल दुर्घटना किससे संबंधित है? तो इसका संबंध है नाभिक की दुर्घटना से। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, आपको ईस्वी भी याद रखना है और यह घटना भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 1945 में अमेरिका में हुए विश्व के पहले परमाणु परीक्षण को क्या कूट नाम दिया गया था? तो पहला परमाणु परीक्षण जब अमेरिका में हुआ था तो उसका जो कूट नाम था उसका नाम था ट्रिनिटी, यानी कि इसका शाब्दिक अर्थ था मृत्यु विनाश। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव शौचालय प्रणाली में अपशिष्ट पदार्थों को विखंडित कर उसे पानी और गैस में परिवर्तित कर देता है। तो कौन कर देता है? तो यह है अवायवीय जीवाणु। तो जीवाणु क्या होते हैं? जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको विखंडित कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव शौचालय प्रणाली में पानी को किसके द्वारा साफ किया जाता है? तो बायो टॉयलेट्स आपने बहुत सारा देखा होगा, तो उसमें जो पानी को साफ किया जाता है वह क्लोरीन द्वारा साफ किया जाता है। तो ये थे पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो बड़ा हुआ है लेकिन यहाँ पर सारे पर्यावरण से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सभी को कवर किया गया है। तो वीडियो को एक बार अच्छे से देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छूटा हुआ हो। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्द आएंगे। थैंक यू वेरी मच।